तो दोस्तों क्या हाल चाल है भैया। हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन तो पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। बिल्कुल सही जगह क्लिक कर दिया है। आज हम सुपर डुपर वन शॉट में खत्म करेंगे इस चैप्टर को और इससे रिलेटेड हर इंडिविजुअल टॉपिक को किल कर देने वाले हैं भाई साहब। इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये आदि भैया की गारंटी है। मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप लोग प्यार से मुझे आदि भैया बुलाते हैं। एंड चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो सिविक्स है ना, ये सिविक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैं छोटा था ना, तो मैं पापा और दादाजी की इन सब लोगों की बातें सुनता था, मुझको कुछ समझ नहीं आता था। भाई ये क्या लोकसभा है, ये क्या राज्यसभा है, ये सब क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या खबरें आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया सिविक्स, मुझे अपने पापा की, बड़े बड़े लोगों की जब बातें समझ में आनी शुरू हुई, ओहो क्या मजा आता था। तो आज इसी लक्ष्य के साथ हम पढ़ेंगे वो चीजें जो हमारे लाइफ में आसपास हो रही हैं, उससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। देखो बेटा क्या क्या टॉपिक्स है, और हमने एक चैप्टर पढ़ा था कुछ दिन पहले जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। उस चैप्टर में हमने समझा था कि मार्जिनलाइजेशन, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है ना। जहां हमने समझा था कि डिस्क्रिमिनेशन होती है कुछ कम्युनिटीज के साथ हमारे भारत में। अब ये कम्युनिटीज जो बेचारी डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही है, ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, कैसे अपनी आवाज उठाएंगी और कैसे गवर्नमेंट इनका साथ देगी, इस कहानी के बारे में ये चैप्टर है। यहां कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, फिर आएगा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए कौन कौन से लॉज हैं, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित और आदिवासी डिमांड, और सबसे इंपॉर्टेंट 1989 एक्ट। मतलब यहां से एक सवाल आपका आना ही है। ठीक है, स्टार लगा दिया आदि भैया ने। और कंक्लूजन, बस छोटा सा चैप्टर है, फटाफट आधे घंटे में पढ़ के खत्म करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, बस और क्या चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये तुम्हें पता है ना। कमेंट करके बता दो कि आदि भैया कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बताओ। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इन फंडामेंटल राइट्स को ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कैसे यूज कर सकती हैं, एक बार सोच के देखो। एक फंडामेंटल राइट था जिसको हमने कहा था राइट टू इक्वालिटी, है ना, कि हम सबको, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, हम सबको अधिकार है कि हम इक्वालिटी के साथ जी सकें। क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स पूरे भारत के सब लोगों के लिए इक्वली अवेलेबल है। क्या है बेटा, इक्वली। अच्छा कोई सुंदर सा कलर, हाँ ये वाला लेते हैं, इक्वली अवेलेबल है। और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी भी तो भारतीय लोग ही हैं, तो इनके लिए भी तो उतना ही अवेलेबल है। तो अब देखो, दो लाइनें सीधे एनसीईआरटी से उठा के लाता हूं। ये देखो, ये तुम्हारे सीधे एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ये अगर तुमने लिख दी पेपर में तो भैया मजा आ जाएगा, मतलब टीचर नंबर काट ही नहीं सकता। पहला है, दे असर्ट देयर फंडामेंटल राइट्स पुशिंग द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज इनजस्टिस। वो अपने फंडामेंटल राइट्स को असर्ट करते हैं, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को याद करते हैं गवर्नमेंट को यह बताने के लिए कि भैया हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे अभी कैसे होता है। दूसरा, दे डिमांड द एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, समटाइम्स इन्फ्लुएंसिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉज अलाइंड विद फंडामेंटल राइट्स। क्या बहुत जरूरी बात है। मैं जानता हूं आप कई बार आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपसे पहले बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूं। बच्चे फंसते हैं वर्ड्स में, एनफोर्सिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, यहां आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यार ये क्या है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, तुम भूल जाओ ये क्या वर्ड्स लिखे हैं, इतने कुछ ये वर्ड्स एज इट इज यूज नहीं करने। मैं तुम्हें एकदम शुद्ध देसी इजी भाषा में बताता हूं कि ये लिखा क्या है। देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कई बार ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सरकार को ये बताती है कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये क्या सही और गलत का अंतर क्या है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ कह तो नहीं सकते। तो ये सही और गलत का अंतर बताने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, है ना। एग्जाम्पल देखो, किसी ने आके तुम्हें थप्पड़ मारा,
किसी ने आके तुम्हारे गाल पे करारा तमाचा जड़ दिया, तुम गए टीचर के पास, है ना, टीचर से कहोगे टीचर इसने मेरे थप्पड़ मारा, तो टीचर क्या करेगी, उसको पनिश करेगी। क्यों? बिकॉज वी नो कि थप्पड़ एक गलत चीज है। अब ये सही और गलत का डेफिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब कहीं कोई कहे थप्पड़, थप्पड़ ही तो मारा है, कोई टीचर कहे अरे थप्पड़ ही तो मारा है, तुम भी जाके उसको एक मार दो, तो हो गई कंफ्यूजन, हो जाएगी लड़ाई। अब इसीलिए क्या करा, मान के चलो तुम्हारे स्कूल की डायरी में लिखा है कि आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, मान लो एग्जाम्पल है, और तुम्हारे किसी ने तमाचा जड़ दिया। अब तुम गए टीचर के पास और टीचर से बोला टीचर उसने मेरे थप्पड़ मारा है, वो कहा अरे तो क्या हो गया तुम, अरे नहीं नहीं टीचर ये देखो डायरी में लिखा है कि नहीं मार सकते। अच्छा, अब टीचर को पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। इसे कहते हैं दोस्तों अपने फंडामेंटल राइट्स को असर्ट करके गवर्नमेंट को बताना कि भैया हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। समझ आया? ऐसे एग्जांपल से। दूसरा बड़ा इजी है। दूसरा ये है कि जब ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ कुछ गलत होता है तो कई बार इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट को नए लॉज तक बनाने पड़ जाते हैं, है ना। अब वो लॉज क्या होंगे? बहुत लॉज हो सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे एक लॉ है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, के तू अछूत है, मैं बड़ी कास्ट हूं, मैं तुझे छू नहीं सकता, ये सब बैन हो जाएगा। इस सबको बैन करने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़ेंगे। अब ये लॉ क्या है? फिर एग्जांपल से समझो, एकदम इजी एग्जांपल। यही बात कि तुम्हारे किसी ने आके चटाक थप्पड़ मारा, जब तक ये कहीं लिखी नहीं हुई कि इसकी क्या पनिशमेंट है, कोई भी आके मार दे, टीचर के ऊपर है, उसका मन अच्छा है तो वो क्या जाने देगी, अरे कोई नहीं यार बेटा कोई बात नहीं, तुम एक मार दो तमाचा। लेकिन अगर उसका गुस्सा आ रहा है वो दूसरे के एक चाटा और लगा देगी। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये चीज क्या होगी? अब तुम कहोगे कि मैम प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल ये गलत हुआ है, एक काम करो मुझे ये चाहिए, रूल चाहिए। तो प्रिंसिपल ने कहा अच्छा ठीक है बैठो बेटा। बैठा तो प्रिंसिपल ने बोला कि चलो आज से रूल है, डायरी में आ गया है, कोई भी अब किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। डू यू अंडरस्टैंड कैसे एक नया लॉ बना? तो अभी ये मैंने बहुत बेसिक समझाया है, जैसे जैसे और हम इसके नए नए चीजें पढ़ेंगे तो और समझेंगे। समझ में आया ना अभी? तो अब ये जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये लोग, इसकी वजह से इनको कई बार अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती। भाई जिनको अब मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है ना, जो एक समय था जब भारत में लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं थी, तो तुम्हें लगता है उन्हें सरकारी नौकरी कोई देगा? तुम्हें लगता है उनके बच्चों को कोई ऊंची कास्ट के बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ने देगा? नहीं पढ़ने देगा ना। तो यहां दिक्कतें शुरू होती हैं कि भैया यहां में मार्जिनलाइजेशन तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे लड़ना तो आसान नहीं है, लड़ना तो कठिन है। इसीलिए हमारे भारत के संविधान, जिनके रचयिता जो लीडर हैं हमारे, वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, जो कि खुद एक लोअर कास्ट से थे। ये सबसे अच्छी बात थी, इसीलिए उन्होंने कुछ आर्टिकल्स डाले। अब देखो ये आर्टिकल्स होते क्या है भैया? बेटा ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल मतलब वो चीजें, वो लॉज जो हमारे संविधान में लिखी हुई है, वो लॉज ही आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि दो आर्टिकल पढ़ने हैं हमें। एक आर्टिकल है आर्टिकल 17, ठीक है, एक है बेटा आर्टिकल 17 और दूसरा है आर्टिकल 15। ये दो आर्टिकल पढ़ने हैं। एकदम इजी लल्लू भाषा में बता देता हूं क्या होता है। आर्टिकल 17 सिंपल कहता है कि अनटचेबिलिटी बैन है, बस इतनी सी बात कहता है। आर्टिकल 17 ही क्या करता है? अनटचेबिलिटी इज बैंड, बस इतनी सी लाइन कहता है। उसके ऊपर नीचे तो काफी बड़ा बड़ा है कि देखो कि भैया किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि जैसे भारत है में अनटचेबिलिटी बैंड है, जिससे दलित जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अब राइट मिल जाता है कि अब वो स्कूल भी जा सकते हैं, वो मंदिर भी जा सकते हैं, वो पब्लिक प्लेस भी यूज कर सकते हैं। समझ में? अब अगर उन्हें किसी ने रोका तो उसको हो जाएगी जेल, क्योंकि एक आर्टिकल में सिर्फ ये नहीं लिखा होता है कि भैया ऐसा ही होगा। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या मजेदार चीज है। एक है भारत का संविधान, है ना, एंड भारत के संविधान का ही एक दूसरा पार्ट है IPC, इंडियन पीनल कोड, जो कि यह बताता है कि किस संविधान का रूल तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी सजा दी जाएगी। जैसे कि आर्टिकल 17 तो यह बताता है कि अनटचेबिलिटी बैन है, लेकिन IPC का एक सेक्शन होगा जिसमें यह लिखा होगा कि अगर किसी ने आर्टिकल 17 को तोड़ा तो उसे कितने साल की जेल होगी, उसे कितना जुर्माना भरना होगा, मतलब प्रॉपर पनिशमेंट लिखी हुई है। तो अभी तक
अगर कोई आर्टिकल 17 एक जमाने में तोड़ भी देता था, पहले जब आर्टिकल 17 था ही नहीं, मतलब अनटचेबिलिटी के ऊपर कोई लॉ नहीं था, तो हो सकता है कि कोई, मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरा गांव है, मेरे गांव में जो पुलिस वाला है अच्छा आदमी है, मेरे साथ अनटचेबिलिटी हुई, मैं उसके पास गया, उसने मेरी बात मानी, उसने उस व्यक्ति को बुलाया और डांटा कि भाई ऐसा नहीं करोगे, इनको भी जाने दो, ऐसा हो। लेकिन हो सकता है किसी गांव में बड़े बुरे लोग हों, तो फिर वही बात आ रही है जो स्कूल में हो रहा था कि कभी मन अच्छा हो रहा है तो जाने दे रहे हैं, कभी मन अच्छा नहीं हो रहा, नहीं हो रहे हैं। तो हमें चाहिए एक फिक्स लॉ, हमें जरूरत है एक फिक्स लॉ की, तो वो लॉ बन गया। अब लॉ में पनिशमेंट लिखी है, तो अब क्या होगा, अब अगर कोई व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी होगी तो जिसने करी उसको फिक्स सजा है, ये लिखी हुई है, तय है। अब ये पुलिस वाले के मन पे नहीं है, उसका मन करा तो छोड़ दिया, मन करा तो सजा दे दी, नहीं भैया अब देनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शंस। तो ये हो गया आर्टिकल 17। इसी प्रकार से आर्टिकल 15 भी है, जो कहता है सिंपली कि हमारे देश में भेदभाव करना नहीं अलाउड है बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी के धर्म के आधार पर, किसी की रेस के आधार पर, किसी की कास्ट के आधार पर, किसी के जेंडर के आधार पर, और कोई कहां जन्मा है इसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, अब दलित या किसी भी कास्ट का बच्चा किसी भी स्कूल में जा सकता है। कोई स्कूल अगर आप नहीं देखो, कोई ऐसा स्कूल नहीं दिखेगा पूरे भारत में जहां कोई कह दे कि नहीं भैया हम तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को बच्चों को लेते हैं, ना ना, वी टेक ओनली जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। नहीं भैया, अब हर कास्ट का व्यक्ति, पूरे इंडिया में कहीं भी जन्मा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अब जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि सोचो एक समय था जब मेल इतने डोमिनेट कर रहे थे कि फीमेल के लिए भी एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ रहा था। आज तक आता है, आज तक कई जगह आप देखें तो फीमेल के लिए स्पेशल कोटा है। हमारे भारत में मेट्रोज में स्पेशल सीट्स है फीमेल के लिए, है कि नहीं, रिजर्वेशन है फीमेल के लिए। लेकिन नाउ अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आप देखें तो लड़ाई अब मेल फीमेल की नहीं रही है, अब लड़ाई मल्टीपल जेंडर्स तक पहुंच गई है ना, LGBTQ+। तो अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम, जेंडर फ्लूडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब अगर आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरेंगे तो आपको मेल फीमेल के साथ अदर का ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर आप इनमें से किसी जेंडर से नहीं रिलेट करते हैं, इट्स ओके, अदर। समझ में आ रहा है? सो यस, ये होता है बेटा आज के समय से रिलेट करके पढ़ना, है ना। मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि तुम ये चैप्टर पढ़ो, जाके छक 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 का आंसर लिख के चले आओ और मस्ती करो, हो गया। अब कुछ बातें याद भी तो रखो, कुछ सिविक्स ही तो वो चैप्टर है जो लाइफ में थोड़ा मतलब देख आसपास क्या चल रहा है जीवन दुनिया में, वही सिखाती है। रील्स थोड़ी बेहतर समझ में आने लगेंगी सिविक्स सही से पढ़ोगे तो। चलो, तो भैया दलित हो गए या बाकी के स्मॉल ग्रुप हो गए, इन्हें अपने बेसिक राइट्स के लिए, है ना, बड़ा बुरी तरह ट्रीट किया जाता था एक समय पे। और आज तो हम बात कर रहे हैं सब जगह, प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, लेकिन एक समय था, आपको पता है, कि गवर्नमेंट स्कूलों तक में छोटी कास्ट के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, सरकारी स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट तक इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सेदार थी उस समय पे। चलो, अब बात कर ही रहे हैं हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, जो हमने दो बताया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, जो कि दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज की काफी सोचते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही है, क्या सिर्फ यही एक कम्युनिटी है जो मार्जिनलाइज्ड है? देखो भाई, माइनॉरिटी ग्रुप्स भी राइट फॉर रिलीजन एंड कल्चर का इस्तेमाल करती हैं। देखो, माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन होते हैं? वो ग्रुप जो भारत में जिनकी जनसंख्या यानी कि जिनकी पॉपुलेशन कम है। अब ये किताब इतनी पुरानी है कि इस किताब में मुस्लिम पॉपुलेशंस के बारे में बात की गई है, बट आज के समय में हम देखें तो आज के समय में मुस्लिम्स इंडिया में एक माइनॉरिटी नहीं है ना। मुस्लिम्स आर नो मोर अ माइनॉरिटी। जैसे पहले माइनॉरिटी पता है किसे कहा जाता है? बेसिकली जिसके कल्चर को थ्रेट हो, कि मतलब इतने कम बचे हैं कि अगर ये खत्म हो गए तो ये इनका कल्चर ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि आज के समय में अगर आप देखें तो लद्दाख में जो लड़ाई चल रही है, लद्दाख दोस्तों आपको पता होगा, थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। आर्टिकल 370 जब हटा, है ना, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिल गया।
ये पूरा कश्मीर वाला एरिया जो है, अब ये यूनियन टेरिटरी है, अंडर प्रेसिडेंट रूल है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है, यहां की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है, जिसकी वजह से इशू क्या हो रहा है, जो एरिया है लद्दाख वाला, वहां पे अब दिल्ली का कंट्रोल है, तो बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं। इससे वहां के लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि शायद हमारा कल्चर ना खत्म हो जाए, ये लोग क्या करेंगे, हमारे कल्चर को खत्म कर देंगे। और इसी के खिलाफ भारत में किसी ने आवाज भी उठाई। वो किसने आवाज उठाई, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, तो भैया देखो, अलग अलग कल्चरल रिलीजियस ग्रुप जैसे कि मुस्लिम्स हो गए या पारसीज हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जब मैं बोल रहा हूं कि ये सब खुद करते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला दलित्स इन्वोक फंडामेंटल राइट, दलित जाके फंडामेंटल राइट्स बता, अबे ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के दलित इकट्ठा हो गए एंड जा रहे हैं दिल्ली और जाके सीधे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत चल रही है, अरे ये हमारे यार फंडामेंटल राइट्स, कम ऑन यार, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पूरे भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग लोग आवाज उठाते हैं। हो सकता है वो दलित कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो सकता है अपर कास्ट का हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाज उठाई जा रही है ना, आवाज उठती है तो आवाज अलग अलग जगह तक पहुंचती है। जैसे हो सकता है ये आवाज सीधे जाके पार्लियामेंट में ही उठ जाए, पार्लियामेंट में किसी ने मुद्दा बनाया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, लोअर कास्ट को ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोकसभा में मुद्दा उठा दिया। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है किसी न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल आ गया इसके ऊपर, तो समझ रहे हो। तो जब ये वर्ड यूज हो रहा है, जैसे यहां पे हम कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं और जो पारसीज हैं कैन प्रोटेक्ट डिसाइड हाउ टू कीप देयर ट्रेडिशन, ये खुद डिसाइड कर सकते, ऐसा नहीं होता ये खुद डिसाइड, बैठे बैठे इन्होंने रूल बना दिया, खुद डिसाइड कर सकते हैं, इससे मतलब है कि ये अपनी आवाज उठाते हैं। इस आवाज को सुन के गवर्नमेंट, लोकसभा है ना, लोकसभा मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है, जहां लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट साहब है, ये सब मिलके रूल पास करते हैं, लॉज बनाते हैं। एंड जब ये लॉज पास हो जाते हैं तब इनके पास एक्चुअली वो पावर आती है जिससे ये प्रोटेक्ट कर पाए। और वो पावर किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं आती है, वो पावर है इंस्टीट्यूशन के पास। मतलब देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स और पारसीज के लिए हम कह रहे हैं कि एक प्रोटेक्शन है, कैसे है, तो ऐसे है कि देखिए, मान लीजिए किसी शहर की, किसी देश की या किसी स्टेट की विधानसभा है, एग्जाम्पल है, रियल नहीं है, एग्जाम्पल है, सिर्फ समझा रहा हूं कि होता कैसे है। ये एक स्टेट की विधानसभा है, विधानसभा यानी कि उस स्टेट की, जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी जो असेंबली है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार की असेंबली है, यहां का जो हेड है वो कौन होगा, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, और बाकी सारे कौन होंगे, बाकी सारे मिनिस्टर्स होंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो सब भी क्या होंगे, एमएलए होंगे, है कि नहीं, सब एमएलए होते हैं। एक सरकार, एक स्टेट में जितने लोग इलेक्शन जीतते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब एमएलए हो जाते हैं, है ना। अब देखो, हो सकता है कि इन सारे एमएलए, जितनी सीटें थी इस स्टेट में, उनमें से कुछ सीटें रिजर्व हों, रिजर्व सीटें किनके लिए, कि भैया मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है। ये क्या है, ये रिजर्वेशन सिस्टम है, यही क्या है, यही प्रोटेक्शन है। क्योंकि अगर एक रिजर्वेशन हमने सीट दे दी मुस्लिम को, तो यानी कि मुस्लिम एक ना एक व्यक्ति, एटलीस्ट एग्जांपल है, तो भैया पावर में आएगा, एमएलए बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा तो इसकी बात लोग सुनेंगे, इस तरीके से प्रोटेक्शन आता है। अब इससे रिलेटेड एक और मजेदार बात बताता हूं, जी के बढ़वा लो अपनी थोड़ी, ठीक है, सुनो। जब भारत आजाद होने वाला था, जब मोहम्मद अली जिन्ना, इस समय सब इंडिया का पार्ट थे, अभी तक पार्टीशन की बात नहीं, पार्टीशन भारत में बात आई कैसे, तो भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के मन में ये जहर घोल दिया अंग्रेजों ने कि भैया हिंदू बहुत ज्यादा है और हिंदू डोमिनेट कर देंगे सारे मुसलमानों को और मुसलमानों को इस देश से खत्म कर देंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि भैया मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए है। ये क्या चीज है भैया, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है मुस्लिम्स के लिए, यानी कि मुझे कुछ ऐसे एरिया, जहां मेरे एरिया है, जहां मुस्लिम्स लोग रहते हैं, वहां पे मैं चाहता हूं केवल इलेक्शन में खड़े भी मुस्लिम लोग हों और उनको वोट भी केवल मुस्लिम लोग दें।
इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, कि भैया इलेक्टोरेट ही अलग चाहिए मुझे अपना, कि आपका अलग चल रहा है हमारा अलग चल रहा है, इस पे तो कोई भी हानि कर सकता था, तो वो नहीं हुआ। इसी वजह से फिर ये प्लान कैंसिल हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान कैंसिल हुआ, एंड यहां पे अलग पाकिस्तान की बात आ गई। ठीक है, चलो। कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया सबको मेक श्योर करता है कि सबके पास बराबर के अधिकार हो, जिससे मेजॉरिटी जो है वो कंट्रोल ना करने लग जाए या फिर वाइप ना कर दे, गायब ना कर दे छोटे छोटे ग्रुप्स को। हेंस Dalit can use a fundamental right when they believe they have been treated unfairly by someone, a group, or even the government. They have asked the Indian government to follow the constitution and treat them fairly. बार बार यहां वर्ड यूज होता है, they have asked. they have मतलब अलग अलग लोगों ने पूरे भारत से आवाज उठाई है, तब ये रूल्स बने हैं। पर मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन भी करना चाहूंगा, है ना। जरूरी नहीं है कि कोई माइनॉरिटी है तो कोई उन्हें खत्म ही कर देगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भारत में डोमिनेट कर दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान अलग हो गया। अब आप बताइए आज के समय में क्या भारत में मुस्लिम्स नहीं रहते? आराम से रहते ना। मेरे दोस्त हैं, खुद के मेरे दोस्त हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त पंजाबी भी हैं, पंजाबी लोग भारत में बड़ी माइनॉरिटी में है, लेकिन बढ़िया रहते हैं, कभी आपको बढ़िया दिखेंगे, मस्त रहेंगे। जैन, भारत में कितने कम जैन लोग हैं, लेकिन जैन लोग भारत की सबसे अमीर कम्युनिटीज में से एक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की यह बात कि भारत में माइनॉरिटीज को दबा दिया जाएगा बिल्कुल ही गलत साबित हुई। बिल्कुल ऐसा भारत में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ना होने का एक कारण हमारा संविधान भी था। हमारे संविधान को इस तरीके से लिखा गया कि कभी चाहकर भी कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मिटा नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो पूरी पार्लियामेंट है वो उसमें रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, यानी कि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एससी एसटी के लिए, कुछ माइनॉरिटीज के लिए, ताकि हर कम्युनिटी से व्यक्ति को पावर का मौका मिले और वो पावर में आएगा तो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा। समझ में आया? यही है बेसिकली कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। पूरा चैप्टर इसी के रिगार्डिंग घूमता है। चलो, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड की बात करें, अब गवर्नमेंट ने किस तरीके से लॉज बनाए, ठीक है, बात करते हैं। गवर्नमेंट लॉज बनाती है सबके लिए, हर ग्रुप के लिए जिनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। सम टाइम ये रूल जो है कम्स फ्रॉम थिंग्स लाइक मेकिंग अ ग्रुप और आस्किंग पीपल क्वेश्चंस। कई बार ये रूल कैसे आते हैं? लोगों की तरफ से आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट नया लॉ लाती है, भाई डीमोनेटाइजेशन हो गया, हमारे देश में नोटबंदी हो गई, क्या हमसे पूछा गया? क्या हमें बताया गया? गवर्नमेंट का कोई रीजन था, उन्होंने कर दी। पॉलिटिकल रीजन था, मे बी सिक्योरिटी रीजन था, हमें नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सरकार से नहीं जनता से आते हैं, जनता की रिक्वायरमेंट है, तब वो एक लॉ बन जाएगा। जैसे अनटचेबिलिटी भारत में एक प्रॉब्लम थी जिसकी आवाज लोगों ने उठाई और तब जाके वो एक लॉ में बदल गया। दिस इज द पावर। यहां पे यही बात की जा रही है कि कुछ लॉज कई बार कहां से आते हैं? जनता से आते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने बात कर ली, यहां पे मैंने एक चार्ट दे दिया है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है, जिससे इंश्योर करता है कि दलित को राइट टू एजुकेशन, टेंपल और पब्लिक एक्सेस सब मिल जाए। यहां आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है कि अब भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई पब्लिक प्लेस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा, और इनसे हमें क्या फायदे मिलते हैं वो यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, इससे आर्टिकल 17 से हमें क्या फायदे मिलते हैं वो यहां लिखा है, आर्टिकल 15 से क्या फायदे मिलते हैं यहां लिखा है। मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं लॉज फॉर मार्जिनलाइज, इसी की बात चल रही है। तो अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या दिया है? रिजर्वेशन सिस्टम बनाया, जो कि सबसे ज्यादा कारगर है। आज के टाइम पे बड़ी इसके लिए गाली गलौज चलती है, लड़ाई है, झगड़ा है, डिबेट है, खूनम खून हो जा रहे हैं, लड़ाइयां हो जा रही हैं, भारत में दंगे हो जा रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। लेकिन भैया अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं जब ये सब बना था, ठीक है, तब की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्लान बनाए जहां पे कई ट्राइबल और कई दलित लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि कई जगह भारत के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर अगर आप देखें तो बहुत सस्ते या फ्री हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं दलित और आदिवासी कम्युनिटी, जिनको हम
आज के भाषा में दलित और आदिवासी शब्द यूज ना करके हम यूजुअली एससी और एसटी कम्युनिटी का इस्तेमाल करते हैं। एससी और एसटी कास्ट है, ये एससी कास्ट, एसटी कास्ट, ठीक है। अब ये इनको सस्ते में, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और भी स्पेशल रूल्स बनाए हैं जिसे हम कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी, जिससे क्या है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सरकारी नौकरी में कुछ सीटें रिजर्व है इस कम्युनिटी के लोगों के लिए, ताकि ये कम्युनिटी जो है दब ना जाए, पीछे ना रह जाए। समझ में आ रहा है? चलो, ऑलरेडी तुम सब आधी जानते हो। अब रिजर्वेशन पॉलिसी पे भैया अगर पूरा 5 नंबर का सवाल आए, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। देखो भैया, गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई। गवर्नमेंट एक लिस्ट रखती है, जितने भी भारत में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, एससी कास्ट के हों या एसटी कास्ट के हों। देखो, इनफैक्ट एससी एसटी ही क्यों, मैं तो कहता हूं आपको पता होना चाहिए, इस समय भारत में कैसे आता है, जब आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरेंगे तो वो पूछेगा क्या आप जनरल हैं? अच्छा, जनरल नहीं है तो क्या पूछेगा? अगर आप जनरल नहीं है तो क्या आप ओबीसी हैं? ओबीसी नहीं है तो क्या आप ईडब्ल्यूएस हैं? ईडब्ल्यूएस नहीं है क्या आप एससी हैं या क्या आप एसटी हैं? इतनी कास्ट इस समय भारत में चलती हैं। इनमें से इतनी कास्ट जो है ये हमारी रिजर्वेशन के अंदर आती हैं। रिजर्वेशन को समझाने के लिए बड़ा इजी एग्जांपल देता हूं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसका 100 नंबर का एग्जाम था रिटन, तो रिटन की जब कट ऑफ आएगी कि कितने कट ऑफ पे पास हुए, तो आज के समय में कुछ ऐसी आती है, जनरल की कट ऑफ गई 80, ओबीसी की कट ऑफ गई 76, ज्यादा फर्क नहीं आता ओबीसी और जनरल में। 76 तो इनकी भी चली गई 76, इनका तो बिल्कुल ही सेम रहता है ईडब्ल्यूएस ओबीएस का, तो ओबीसी का कुछ फर्क नहीं है। एससी एसटी में काफी अंतर आता है। एससी अगर इसकी 60 है, इसकी 76 है, तो हो सकता है एसटी की जाएगी 68 और एसटी की जाएगी, एससी की 68 और एसटी की जाएगी 63। समझ रहे? तो कितना डिफरेंस आता है? इतना डिफरेंस आता है रिजर्वेशन से, ठीक है। अब लड़ाई किस बात पे चल रही है? जो मैं बताता हूं, मैं भी यही मानता हूं, लड़ाई इस बात पे चल रही है दोस्तों कि आज के समय में, मानो आज से कई साल पहले ये रिजर्वेशन आ गया, जिसके कारण एससी और एसटी के कई लोग आज हमारे भारत में सरकार में है या अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आप देखो, प्राइवेट कोई जॉब कर रहा है या अपना धंधा कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसका तो पता नहीं कि वो कितना पैसा कमा रहा है, रियल कोई नहीं जानता। लेकिन वो व्यक्ति जो कि एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये तो 101% कंफर्म बात है, सब जानते हैं कि अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो वो अच्छा खासा ठीक ठाक कमा रहा होगा, अपनी फैमिली चला लेगा, अपनी आने वाली फैमिली भी चला लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास खुद गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा पैसा है, सारे धन दौलत रिसोर्सेस हैं, इनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में इनको फिर से एससी या एसटी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यह है सवाल। इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बट हमारे हाथ में है नहीं, डिस्कशंस हमारे हाथ में, डिस्कशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो अगला रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बाकी बट आई एम वेरी ओपन टू ओपिनियंस, ऐसा नहीं है कि मैंने मान लिया तो अब ये सच ही है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं आप लोगों से आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूं, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो रिजर्वेशन सिस्टम की हमने बात ही करी, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट जो है एक लिस्ट बनाती है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जितनी भी हमने पूरी लिस्ट दी, और इन सब के पास एक प्रूफ होता है अपनी कास्ट का, जिसे हम कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। हर व्यक्ति के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है कि आपने कोई फॉर्म भरा, आप कह दो मैं तो एससी हूं जी, मेरा फॉर्म भर दो, मेरे को भी कट ऑफ कम मिल जाएगी, नहीं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाओगे। अब इनलिस्टेड कास्ट के जो लोग हैं, इन लोगों के पास अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, जैसे कई जगह कॉलेजेस में, जॉब्स में इनकी कट ऑफ कम होती है। इनफैक्ट भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत का जो पार्लियामेंट है, उसमें भी कुछ सीटें फिक्स है इनके लिए, तो वहां पे भी रिजर्वेशन है। तो हर जगह रिजर्वेशन है, जिसी से ये लोग पावर में आ पाए हैं हमारे, अब हम सब भारत में साथ हो गए। अब एक ये कहानी है, बड़ी फटाफट सुना देता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ना, पेपर में पूछी जाएगी, लेकिन एक गांव है जगमगलूर, वहां पे क्या होता था, वहां पे एक अजीब सी प्रथा थी, डिस्क्रिमिनेटरी प्रथा थी। तो इस बार रतनाम जो था, इसके परिवार को वो करनी थी। रतनाम ने बोला ना, मैं नहीं करूंगा ये फालतू की प्रथा, अब ये एससी एसटी वाली चीजें अब छोड़ो। इससे क्या हुआ, इसके गांव में जो पावरफुल कास्ट के लोग थे,
वो सब नाराज हो जाते हैं। इनफैक्ट इसके खुद की कम्युनिटी के लोग भी इससे नाराज हो जाते हैं। कई धमकियों के बावजूद, है ना, कई धमकियों के, एक भैया इनफैक्ट रत्नाम के घर पे लोगों ने आग लगा दी, रत्नाम फिर भी स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा और बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा। और इसने इस्तेमाल करा, इसने अपने आप को कैसे, मतलब इसके अंदर कहां से हिम्मत आई कि मैं नहीं करूंगा? आई क्योंकि इसको पता था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के बारे में, जिसको हम अब पढ़ने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आगे देख लो। ये इसको पता था, इस केस की खबर न्यूज मीडिया तक पहुंच गई और तब पूरे देश में ये खबर फैली कि किस प्रकार इस गांव में ऐसा होता था। अब आगे बढ़ो और बात करते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब आया था? 1989 में आया था। कितनी बाद में आया? आजादी के कितने साल बाद? 4 चीजें हैं इसके अंडर में, ठीक है। ये चार्ट है, अगर तुम्हें ऐसे समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखो ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इससे पढ़ेंगे। देख बेटा, ये क्या करता है बेसिकली, दलित को और आदिवासी यानी कि फिर वही बात SC और STs को प्रोटेक्ट करता है वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन से। तो भैया पहले गांव में क्या होता था कि अगर गलती से कोई छोटी कास्ट का व्यक्ति गांव में आ गया, उसकी परछाई किसी बड़े कास्ट के इंसान पे पड़ गई या उसने किसी को छू दिया, तो उसको भरे बाजार में सरेआम मारा पीटा जाता था, उसे कपड़े उतार के ऐसे नंगा रोड पे चलवाया जाता था, उसका मुंह काला करके। मतलब बहुत एक्सट्रीम, आप सोच भी नहीं सकते इतनी गंदी चीजें होती थी भारत में, ठीक है। कास्ट के नाम पे भारत में लोग इतने पागल थे कि मैं क्या बताऊं। तो इसको तो खैर छोड़ ही देते हैं। लेकिन अब अगर कोई ये करेगा तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। एनैक्टेड ड्यू टू राइजिंग एट्रोसिटीज। बेटा ये जो शब्द है ना एट्रोसिटीज, इसका मतलब होता है अत्याचार। तो अत्याचार जो हो रहे हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यानी कि एट्रोसिटीज से बचाना, ये एक्ट इसलिए आता था। 1917-80s के टाइम पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाने लगे इन छोटी कास्ट के लोगों पे, तो इसीलिए ये एक्ट आया। इससे क्या हुआ? लैंड राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन मिला। आप लोगों को याद होगा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि इनसे इनकी एकड़ एकड़ जमीन छीन ली जाती थी। बेचारे जंगल में तो रहते थे, कितनी जमीनें थी इनके पास, सब इनसे छीन ली जाती थी। अब इस रूल के बाद किसी की जमीन उनसे नहीं छीनी जा सकती, SC/STs की तो बिल्कुल भी नहीं। और काफी सारे जो क्राइम थे, अब जो क्राइम है उनकी एक लिस्ट आई कि भैया ये सब करना, जो पहले बड़ा आम होता था पूरे भारत में, उनको एक लिस्ट बनाया गया कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, सब क्राइम है अब, है ना। ये सब क्राइम है और क्राइम करते ही आप धर लिए जाओगे। देखो यहां पे पूरा वही सारी चीजें लिखी हैं। दलित ग्रुप को वो चाहिए थे कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज, क्योंकि उनके खिलाफ वायलेंस जो हो रहा था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट तो बात की चीज है, वायलेंस हो रहा है भैया। आदिवासीज ने अपने लिए राइट ऑफ लैंड बैक, राइट्स एंड लैंड बैक की भी बात करी कि भैया हमारी जो जमीन चली गई हमें वो जमीन दिलवा दो यार, वही हमारे लिए सब कुछ थी। तो ये भी था। और ये जो लॉ है SC/ST एक्ट, ये बहुत सारी क्रिमिनल क्राइम को क्या बताता है? लिस्ट बनाता है। दिस लॉ लिस्ट मेनी टेरिबल क्राइम्स, कई टेरिबल क्राइम्स जो कि डील करते हैं बहुत खराब चीजों से जो दलित और आदिवासियों के साथ हुई है। देखो अब ये लेवल ऑफ क्राइम क्या है? 3 लेवल है क्राइम की। पहला है ह्यूमिलिएशन और डीह्यूमनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी दलित या आदिवासी को कुछ इनएडिबल सब्सटेंस कंज्यूम, अब आप सुनोगे ना आपका दिमाग हिल जाएगा, क्या ऐसी चीजें होती थी? कुछ ऐसी चीजें जैसे पत्थर खाना, किसी को जबरदस्ती बोल रहे पत्थर खाओ, कांच खाओ, ऐसा कुछ। किसी से बोले यार आप चलो अपने कपड़े उतारो, नंगे हो जाओ, यहां पे नंगे उनको मार्केट में ऐसे लेके घूमना। और एक बात बताऊं, सिर्फ आदमियों को नहीं, औरतों तक को। सोचो ये हमारे देश का स्टेटस था। और ऐसे डिग्रेडिंग एक्ट्स ये सब अब क्राइम हो गए, पहले ये क्राइम नहीं। सोचो इसको हमें क्राइम, ये हालत है हमारे देश की, इसको हमें क्राइम बनाना पड़ रहा है। दूसरा है डिस्पोजेशन एक्सप्लॉइटेशन, किसी की जमीन उनसे चालाकी से ले लेना, ये भी गलत है। उनसे स्लेव लेबर, उनको एकदम बंधुआ मजदूर बना लेना, गलत है। जेंडर स्पेसिफिक क्राइम यानी कि किसी के धर्म, जेंडर स्पेसिफिक, समझ रहे हो? कोई मेल है कोई फीमेल है, उनके खिलाफ, फीमेल्स के खिलाफ क्राइम करना, ये सारी चीजें अब क्राइम में आ गई थी, है ना। तो देख लो, वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन, रिसोर्स डेप्रिवेशन के उनसे उनकी जमीन ले ली, और फिजिकल ब्रूटैलिटी जो हमने बात करी ह्यूमिलिएशन वाली, ये 3 चीजें आती हैं। आदिवासी की जो डिमांड थी वो यही डिमांड थी जो उनको फाइनली मिली। 1989 का ये जो लॉ था
ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी से एससी एसटीज की जो पूरी जिंदगी है वो बदली है और उनको उनकी डिग्निटी कहीं ना कहीं वापस मिल पाई है। आदिवासी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन्हें उनकी जमीन से दूर कर दिया जाए। तो अब ये जो लॉ है ये पनिशमेंट करता है हर उस व्यक्ति को जिसने ऐसा करा है। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है नॉन ट्राइबल पीपल को अब जमीन खरीदने या बेचने ना से। मतलब आप सोचो कि पहले जो ट्राइबल एरिया है उसको कोई भी खरीद सकता था, कोई भी बेच सकता था। अब क्या होता है, अब इतना आसान नहीं है। अब क्या है, अगर ट्राइबल एरिया की जमीन है तो अगर आप खुद ट्राइबल हो तो ही आप डील कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है। इनफैक्ट एक नाम आता है सीके जानू, क्या नाम है, ये एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को लेट नॉन ट्राइबल पीपल यूज ट्राइबल लैंड एंड शी वांट्स पेमेंट एंड हेल्प फ्रॉम आदिवासी हु हैड टू मूव। अब देखो यही इन्होंने ये सबसे पहले ये एक्टिविस्ट थी, इन्होंने बताया दुनिया को कि भैया नॉन ट्राइबल लोग, जो ट्राइबल नहीं है, वो ऐसे लोगों की जमीन ले जा रहे हैं ट्राइबल्स की और किसी को पता भी नहीं चल रहा। उन्होंने पूछा व्हाई गवर्नमेंट डोंट स्पेंड मनी टू हेल्प आदिवासी हु मूव्ड, क्यों सरकार मदद नहीं करती उन लोगों की, उन आदिवासियों की जिन्हें अपने घर से हटा दिया जाता है। उन्हें भैया पैसे तो दो, उनको तुमने घर छीन लिया, उन्हें पैसे भी नहीं दिए। लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो भैया सिर्फ लॉज के लिख जाने से, है ना, जस्ट हैविंग राइट्स लॉज रूल्स रिटन डाउन डज नॉट मीन दे आर फॉलोड। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फॉलो किए जा रहे हैं। आज तक भारत में कई कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे इतने स्ट्रिक्टली ये लॉज फॉलो नहीं किए जाते। अब हमारी आपकी इस देश की जिम्मेदारी यही है कि अब इन लॉज को, ये जो बन गए हैं, इनको सही तरीके से फॉलो करवाना। पीपल हैव ऑलवेज ट्राइड टू अचीव इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा आज तक, दिस इज अ यूटोपियन ड्रीम। आप अमेरिका में देख लो, यूके में देख लो, ऑल्दो वो काफी आगे बढ़ गए हैं। मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, कभी 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 कोई ऐसा समाज नहीं बना जहां पूरी इक्वालिटी हो। थोड़ी बहुत डिफरेंस रहते हैं, लेकिन इस डिफरेंस को हमेशा 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 हमें कम करने का प्रयास करना है। यही एक अच्छे देश की निशानी होती है। समझ में आया? एंड इसी के साथ हम इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। मजा आया तो कमेंट कर देना नीचे, मजा आया। मैं आपसे मिलता हूं अगले चैप्टर में, जो कि होने वाला है हमारे क्लास 8th एसएसटी का लास्ट चैप्टर ओल्ड सिलेबस का। ठीक है, तो अगर ये भी देख लिया है तो अब उसको भी देख ही लो, खत्म ही करो एक साथ निपटा के। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।